हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोच्च आईएएस। आप सभी को ये बात पता है कि स्टार्टअप क्या होता है। आप सभी जानते हैं, मैं इस पर कोई चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन इसके स्टेटस को आपके लिए जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ स्टेटस ऑफ स्टार्टअप्स इन इंडिया, हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट। तो पहली चीज़ तो ब्रीफली मैं स्टार्टअप के बारे में बात करता हूँ। आप सभी जानते हैं कि इंडिया स्टैंड्स एज द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम ग्लोबली एंड ऑलमोस्ट 2 लाख स्टार्टअप हमारे कंट्री में हो चुके हैं अब तक। और ये 2 लाख स्टार्टअप अभी तक 23 लाख डायरेक्ट जॉब मार्केट में क्रिएट कर रहा है। और दिस इज द सिग्निफिकेंस एंड दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ए स्टार्टअप इन इंडिया। एंड यू ऑल नो ऑन द अदर साइड दैट 23rd of August वी सेलिब्रेटेड नेशनल स्पेस डे। और नेशनल स्पेस डे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कॉमेमोरेट किया कि हम इसी दिन चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग किए थे, चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग। और इसके कॉमेमोरेशन में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि मेक इंडिया ग्लोबल टैलेंट हब बाय अट्रैक्टिंग टॉप टैलेंट, विजनरी कंपनीज एंड रोबस्ट इन्वेस्टमेंट इन स्पेस सेक्टर। तो यहाँ पर 2 चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला चीज़ कि आप स्पेस सेक्टर के बारे में जानें, और दूसरा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर ये स्टेटमेंट कहा तो इस स्टेटमेंट में क्या रैशनल है, क्यों ये स्टेटमेंट कहा उन्होंने। और आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये हो जाएगा कि क्या स्पेस सेक्टर में हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, क्या स्पेस सेक्टर में अगर हम इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना चाहते हैं, या फिर हम इंडिया को एक ग्लोबल टैलेंट हब बनाना चाहते हैं। तो व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट आर द बोटलनेक्स। तो इन सभी चीज़ों को हमें समझना तो पड़ेगा। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम सब कुछ समझेंगे। इंडियाज़ का स्पेस सेक्टर, इंडिया का स्पेस सेक्टर का रेगुलेशन, क्या क्या चेंज हो रहा है, ये सब कुछ समझेंगे। बट बिफोर दैट देर इज अ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट दिस प्लेटफॉर्म। दिस इज सर्वोच्च आईएएस, completely dedicated for those individuals who are preparing for UPSC civil services examination or any state civil services examination. This is the right place, this is the right lecture for all of you. The reason is simple. Here you will get each and every resources that is required for your smooth and effective preparation is completely free without any cost. We are not taking any charges from you. The reason and the idea and the principle behind working of this platform is simple. Your economic hurdle or your financial constraints should not be a problem for your education accessibility. You know, education is an essential thing and everybody have a right to get education. तो सभी का ये राइट है। आपका सपना है आईएएस आईपीएस बनकर के देश के विकास में कंट्रीब्यूट करें, और आप अपने फाइनेंशियल चैलेंजेस के कारण बड़े बड़े कॉरपोरेट इंस्टीट्यूशंस में आप एडमिशन नहीं ले पा सकते। तो इसमें आपकी गलती नहीं है, आपके सिचुएशन की गलती है। और उस सिचुएशन को इतना हम स्ट्रांग नहीं होने देंगे कि आपका सपना मर जाए। तो इसीलिए अपने सपनों को उड़ान भरने के लिए आइए हमसे जुड़िए। हम आपको करेंटली कंप्लीट GS2, कंप्लीट GS3 और एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, ये 3 चीज़ हम आपको विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी चार्ज, हम आपका ये 3 सब्जेक्ट का पूरा 3 पेपर का गारंटी लेते हैं कि इसमें कहीं से भी किसी भी तरीके का कोई भी सवाल आ जाए, मैं आपको इस तरीके तक तैयार कर दूंगा कि ये GS2, GS3 और एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल में आपका स्कोर जैसा आएगा वैसा किसी का नहीं आएगा। इस बात की गारंटी हमारी है। दूसरी चीज़, इसमें हम लोग करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड रखे हैं। और इसको ज्वाइन करने के लिए कोई चार्ज नहीं है। आइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको पूरा रोड मैप दे दिया जाएगा। सितंबर मिड मंथ से ये स्टार्ट हो जाएगा पूरा तरीके से, जिसमें आपको 2 महीने 2.5 महीने का टाइम लेंगे और 2.5 महीने में आपका GS2 GS3 पूरे तरीके से ख़त्म।
प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो आइए जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर हमारा वे ऑफ एक्सप्लेनेशन आपको बढ़िया लगे तो लेक्चर को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि इंडियाज़ स्पेस सेक्टर के बारे में। व्हाट इज़ चेंजिंग। अर्लियर इकोसिस्टम जो स्पेस सेक्टर में था हमारा, उसमें क्या है कि इसरो और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थे और ये पूरे तरीके से एक सेंट्रलाइज्ड मोनोलिथिक ऑपरेशंस था। इट वाज कम्प्लीटली ड्रिवन बाय पब्लिक सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सरकार का पूरा कंट्रोल था, यहाँ पे कोई प्राइवेट पार्टिसिपेशन नहीं थी। तो यहाँ पर सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो इट वो ऑल वाज अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन। मॉडर्न टाइम में अभी जो सिस्टम चल रहा है हमारा, उसमें क्या है कि इसरो तो है ही, इसके साथ स्टार्टअप्स भी हैं, प्राइवेट कंपनीज भी हैं और इन्वेस्टमेंट भी हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जो मॉडर्न हमारा इकोसिस्टम है स्टार्टअप स्पेस का, उसमें पब्लिक इंस्टीट्यूशन के साथ साथ प्राइवेट कंपनीज भी हैं, स्टार्टअप्स भी हैं और इन्वेस्टर्स भी हैं। तो ये डिसेंट्रलाइज हो चुका है। इट इज़ अ कोलाबोरेटिव पब्लिक प्राइवेट फ्रेमवर्क ड्राइविंग रैपिड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ स्पेस सेक्टर। और इन सारे चीज़ों के पीछे द रीजन वाज सिंपल कि हम स्पेस सेक्टर को और भी प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि स्पेस हम दूसरी कंट्री से स्पेस टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करें। हम चाहते हैं कि हमारी जो स्पेस टेक्नोलॉजी है वो हम एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट करने के बजाय। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो हमारा। और ये हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम अगर जब तक ये इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे तब तक हम अपना व्हीकल खुद लॉन्च नहीं कर सकते, हम अपना स्पेस एप्लीकेशंस नहीं कर सकते, हम अपना नेविगेशन नहीं कर सकते, हमें स्पेस बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करने होंगे। तो ये सब कुछ हमें खुद करना है सर। और रिसेंटली आपको एक बात पता होगा कि एक कंपनी है, द नेम ऑफ दैट कंपनी इज स्काई रूट एयरो स्पेस। दिस कंपनी इज ट्राइंग टू डेवलप एंड लॉन्च प्राइवेट रॉकेट्स। अब आप समझ रहे हैं कि पहले कहीं ना कहीं जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन अगर सीधे सीधे तौर पे डायरेक्टली अगर स्पेस सेक्टर को मैनेज करती और उसमें पब्लिक सेक्टर का ही इन्वॉल्वमेंट होता तो ये काफ़ी लिमिटेड प्रोडक्शन होता, काफ़ी लिमिटेड इसकी प्रोडक्टिविटी होती। इसीलिए ये चेंज हुआ सबसे पहले कि आपने प्राइवेट पार्टिसिपेशन लेना स्टार्ट किया। और इसके बाद अब देखिए कि स्काई रूट जैसे बड़े बड़े कंपनीज अब आपके लिए रॉकेट बना रहे हैं, जिस रॉकेट को आप सेल करेंगे विदेशों में, जिस रॉकेट का आप यूज़ करेंगे अपने कंट्री के अंदर। तो द की पैराडिम शिफ्ट इज फ्रॉम गवर्नमेंट लेड मोनोपोलिस्टिक अप्रोच टू पब्लिक प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम। और ये जो मॉडर्न इकोसिस्टम है, इसमें मोदी जी ने कहा कि आप टैलेंट हब बनाइए, टैलेंट को गैदर कीजिए। ठीक है, पर सबसे पहला सवाल, व्हाई डज टैलेंट मैटर। टैलेंट क्यों चाहिए। आप सभी जानते हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी इज अ हाईली स्पेशलाइज्ड सेक्टर एंड यू नीड मल्टीपल stakeholders in this space sector to function. Like you need scientists, you need engineers, you need entrepreneurs, you need investments, right? You need skilled technicians and multiple आपको चीज़ों की जरूरत पड़ेगी इसमें। And if India can attract all these people, something important can happen. तो ये टैलेंट जो है ना, टैलेंट में आपको कौन कौन से पीपल चाहिए। इन्वेस्टर चाहिए, टैलेंट में आपको इंजीनियर्स चाहिए, टैलेंट में आपको साइंटिस्ट चाहिए, टैलेंट में आपको और कौन से लोग चाहिए, टेक्नीशियंस चाहिए, है ना। तो ये सब इंडिविजुअल अगर हमारे इंडिया की सॉइल में आकर के काम करना स्टार्ट करेंगे, अगर हम ये टैलेंट को अट्रैक्ट करेंगे तो वो टैलेंट हमारे कंट्री में आकर के रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके एक नए तरीके से इनोवेटिव आइडिया, इनोवेटिव तरीका हमें बताने वाले हैं। और ये इनोवेशन की वजह से बढ़ेगा स्टार्टअप, क्योंकि स्टार्टअप बेसिकली इसी आइडिया पे काम करता है कि वो कहीं ना कहीं बहुत ही इनोवेटिव। आप स्टार्टअप
ऐसे मत समझिए कि आप चोरी करके स्टार्ट नहीं कर सकते। आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया हो, आप स्टार्टअप कहलाएंगे, सीधी सी बात है। आपका इनोवेटिव आइडिया ही स्टार्टअप में कन्वर्ट हो सकता है। तो आप इनोवेशन करेंगे, इनोवेशन से स्टार्टअप होगा, स्टार्टअप जब होगा और उसका रिटर्न बढ़िया आएगा तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कंट्री में होंगे, स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, और जब इन्वेस्टमेंट होगा तो जब स्टार्टअप का एक्सपेंशन होगा तो सीधी सी बात है कि आप मार्केट में जॉब्स क्रिएट करेंगे और जो भी प्रोडक्शन होगा वो आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अब आपको यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि पीएम्स आइडिया ऑफ क्रिएटिंग एन ऑरा around India's space sector is essentially about creating a self-reinforcing innovation ecosystem. But why would talent come to India? पहला तो आपने देखा कि टैलेंट क्यों जरूरी है। अब दूसरा कि टैलेंट इंडिया में क्यों आएगा। इंडिया हैज सम मेजर एडवांटेजेस। पहला, कॉस्ट कंपिटिटिवनेस। आप जानते हैं कि हम जुगाड़ वाले देश हैं, है ना। हम क्या करते हैं, वी कैन पोटेंशियली डेवलप एंड लॉन्च स्पेस इकोसिस्टम एट कंपेरेटिवली लो कॉस्ट। तो हमारा ना, हम जो है बहुत ही लो कॉस्ट में काम को अंजाम देने का जज्बा रखते हैं सर। सेकेंड, लार्ज टैलेंट पूल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लार्ज टेक्निकल पूल एंड टैलेंट पूल, ठीक है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे, हमारे देश में इंजीनियर्स तैयार होते हैं, स्किल्ड इंजीनियर्स, और वो जाकर के देश विदेशों में काम कर रहे हैं। तो क्यों ना हम अपने ही इकोसिस्टम को, इंजीनियरिंग इकोसिस्टम को इतना रोबस्ट कर लें कि वो बाहर ना जा करके हमारे ही कंट्री में काम करें। और इंडिया हैज़ अ लार्ज बेस ऑफ इंजीनियर्स, इंडिया हैज़ अ लार्ज बेस ऑफ साइंटिस्ट एंड टेक्निकल प्रोफेशनल्स। तो एक टेक्निकल पूल भी तो हमारे पास है। तीसरा, वी हैव अ डोमेस्टिक मार्केट। इंडिया itself has a huge demand for satellite communication, huge demand for agriculture monitoring। आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग करने के लिए कहीं ना कहीं स्पेस टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होगी। आप स्पेस टेक्नोलॉजी से सिर्फ और सिर्फ ये बात मत समझिए कि स्पेस में जो डिफेंसिव ये है उस चीज़ को मत समझिए। हम समझेंगे कि क्या क्या है स्पेस टेक्नोलॉजी में, आप कैसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग, वेदर फोरकास्टिंग, तो हमारा अपना यूज ही तो काफ़ी ज़्यादा है। हमारा अपना यूज है नेविगेशन को लेकर के, हमारा अपना यूज है मैपिंग को लेकर के, हमारा अपना यूज है डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के। आप देखें ना, असम फ्लड। तो ये सब अगर हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी बढ़िया होगा तो इन सब चीज़ों से हम डील कर पाएंगे, इन सब चीज़ों से हम टैकल कर पाएंगे। तो इंडिया आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ और भी क्या है, इंडिया का ग्रोइंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। अरे इंडिया रैंक 3rd है भाई स्टार्टअप इकोसिस्टम में, और हमारे यहाँ पे ग्रोइंग स्टार्टअप इकोसिस्टम है। प्राइवेट स्पेस कंपनीज आर इंक्रीजिंगली एंटरिंग एरियाज that was previously dominated by government agencies. So we have also growing startups in space sector, and these are the strategic advantage, and that's why India could attract talent from multiple countries. And the most important point here, space is not about rockets. जब भी आप स्पेस के बारे में सुनते हैं आपके दिमाग में यही चीज़ आता है कि रॉकेट है, रॉकेट है, रॉकेट उड़ रहा होगा। वाह, हम ज़मीन से देखेंगे रॉकेट उड़ रहा हो, रॉकेट उड़ेगा। और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का मैसेज जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है सर। ही इनकरेज्ड स्टार्टअप्स टू लुक बियॉन्ड ट्रेडिशनल स्पेस एप्लीकेशंस एंड कनेक्ट स्पेस टेक्नोलॉजी विथ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में कहाँ यूज़ कर सकते हैं, क्रॉप मॉनिटरिंग, सॉइल हेल्थ मैपिंग एंड यील्ड फोरकास्टिंग वाया रिमोट सेंसिंग। सो प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली सेड दैट कि just try to look beyond traditional space, try to utilize or apply the space technology in multiple sectors.
So you can utilize space technology in agriculture for crop monitoring, soil health mapping, right? Yield forecasting, how much yield a crop is producing. Livestock and dairy, that is precision tracking and resource management for sustainable farming operations. So here you can utilize those space technology. In disaster management, where you can install a early warning system, रियल टाइम अर्ली वार्निंग सिस्टम. अगर किसी भी तरीके से कोई डिजास्टर आता है, साइक्लोन वगैरह कुछ भी, तो अगर आपका स्पेस टेक्नोलॉजी रोबस्ट है, इफ़ योर स्पेस टेक्नोलॉजी इज रोबस्ट, देन इट कैन सिग्नल यू अर्लियर देन द इंसिडेंट, है ना. असेसमेंट ऑफ साइक्लोन, फ्लड्स, तो इसमें आप इसका यूटिलाइज कर सकते हैं. इन्वायरमेंट में फॉरेस्ट कवर मॉनिटरिंग, कार्बन ट्रैकिंग, क्लाइमेट इम्पैक्ट मॉडलिंग. So here you can utilize those space technologies. In communication, bridging the digital divide with high speed satellite broadband connectivity. रूरल एरिया में अगर इंटरनेट ना हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी ना हो, तो अगर हम स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, आपने देखा होगा इलॉन मस्क का जो आइडिया था, आप वहाँ उस चीज़ को यहाँ पे रिलेट कर लीजिए कि कम्युनिकेशन में भी हम स्पेस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज कर सकते हैं. और मैपिंग एंड नेविगेशन में तो कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं. तो आप सभी को पता है कि मैपिंग और नेविगेशन में भी आप स्पेस टेक्नोलॉजी की यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. सो स्पेस टेक्नोलॉजी इज नॉट अबाउट ओनली रॉकेट. यू कैन यूटिलाइज दिस स्पेस टेक्नोलॉजी इन मल्टीपल सेक्टर्स. नाउ व्हाट आर द करेंट चैलेंजेस एंड रोड ब्लॉक्स फॉर attracting global talent in India? Why India cannot become a global talent hub? And if India cannot become global talent hub, सीधी सी बात है ना, अगर ग्लोबल टैलेंट हब आप बनाना चाहते हैं तो व्हाट आर द चैलेंजेस? यू मस्ट हैव टू बी अवेयर अबाउट चैलेंजेस, और वो चैलेंजेस सही करने की ज़रूरत है. पहला, ग्लोबल टैलेंट कंपटीशन फ्रॉम एस्टैब्लिश्ड स्पेस इकोनॉमीज. इंडियन स्पेस स्टार्टअप्स आर competing globally for highly skilled professionals. क्योंकि जहाँ पे ऑलरेडी जो स्पेस इकोनॉमी है, रसिया, अमेरिका, इन लोगों का स्पेस काफ़ी एडवांस्ड है स्पेस इकोसिस्टम. वहाँ पे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके पास एक्सपीरियंस है काफ़ी. और हमारा कंपटीशन किससे है? तो जो एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड स्पेस कंपनी है, जो कि अमेरिका में है, जो कि रसिया में, उनके टैलेंट के सामने हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम का टैलेंट का कंपटीशन चल रहा है. आप सोचिए ना, ये तो हाथी और चींटी का हो गया. तो हमारा कंपटीशन बहुत बड़ा है सर, ग्लोबल टैलेंट कंपटीशन है. हम एक बड़े समूह, बड़े मास ऑफ कंट्रीज़ के साथ हमारा कंपटीशन है, हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम का. सेकेंड इज फाइनेंसिंग. ये तो होना ही था. हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी में जब इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी फॉर डीप टेक्नोलॉजी हार्डवेयर डेवलपमेंट. तो यू नीड हाई कैपिटल, you need advanced technology, and this advanced technology needs a critical component dependency, because if you want to use AI, if you want to use semiconductor, then you must have to procure critical minerals, and these critical minerals, we are not self sufficient in producing critical minerals, in manufacturing of critical minerals. We are still dependent on many other countries for our requirement of critical minerals. So second is this challenge. Third is research and development limitations, and long gestation cycles for products. हमारे यहाँ पे जानते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम सिर्फ जीडीपी के बारे में बात करते हैं, हम बात करते हैं आउटकम के बारे में, हम बात करते हैं कि जो अभी जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है या नहीं चल रहा है, इस बारे में हम ये नहीं करते कि इसको और भी कैसे बढ़ाया जा सकता है. अगर ठीक है, एजुकेशन है, आप स्कूलों में जाकर के पढ़ा रहे हैं, तो आप ट्रेडिशनल तरीके से अभी भी पढ़ा रहे हैं, आप उसमें इनोवेशन कर ही नहीं पा रहे हैं ना. इनोवेशन क्या, आप तो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को. तो जो एजुकेशन है, कहीं भी किसी भी फील्ड में आप ले लीजिए,
आप अगर रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च करेंगे तभी तो जाकर के इनोवेशन होगा, और इनोवेशन होगा तब जाकर के प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा सर। तो यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट लिमिटेशंस है हमारे कंपनी में। रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग प्राइवेट और वाइटल ऑपरेशंस एंड इंटेंस ग्लोबल मार्केट कंपटीशन एंड जियोपॉलिटिकल बैरियर्स। अब किसी के पास टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी, अमेरिका के पास, अमेरिका इंडिया को क्यों दे वो एडवांस टेक्नोलॉजी? अगर अमेरिका इंडिया को वो एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर दे तो सीधी सी बात है ना, इंडिया क्यों डिपेंडेंट रहेगा अमेरिका पे? एंड ड्यू टू ऑल दीज थिंग्स देयर माइट बी global competition and uncertainty about geopolitical barriers that could be happened in near future. So sir, these are the current challenges. Now comes to what should India do? If there is challenges, then there must be some way forward as well. See, India needs to build what we can call a space innovation ecosystem, right? हमें एक इनोवेशन इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा, and that means we need talent, that means we need capital, that means we need research and development, that means we need to create more infrastructure, that means we need to ease regulation, and we need to collaborate with industries, and together these create a competitive space sector. And that's why Prime Minister phrase the talent hub, प्राइम मिनिस्टर का जो फ्रेज है talent hub is important here. India should not only produce engineers who live in India. India should create conditions where global engineers, scientists, and entrepreneurs want to come to India. And this is what we want to make our India. And that's why Prime Minister's speech become important. Prime Minister's statement, phrase become important. And one main question can be framed from this particular news. Let me write here. Discuss the role of India's private space sector in transforming India into a global space power. 150 words. So this is your mains question. This is your practice question. आप इसका लिखने का कोशिश कीजिएगा, जो भी मैं पढ़ाया हूँ आपको इससे। यहाँ से मल्टी डायमेंशनल फ्रेमवर्क है जिस पे आप ध्यान दे सकते हैं कि कैसे इस स्पेस सेक्टर का इकोनॉमिक डायमेंशन है, जैसे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज होना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ होना, तो ये सब आप खुद से कनेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक एंड डेवलपमेंटल वेयर बोस्टरिंग national security capabilities while solving ground level agricultural, environmental, disaster management challenges. So these are the strategic and developmental dimension of making India a global talent hub in a space sector. And third is technological dimension where indigenous research and development capacity आपके यहाँ पे बनेगा. You will innovate in all those dimensions, and deep technology startup incubation. So these are your multi-dimensional aspects of creating India talent hub in space technology, right? So there is conclusion. This is the conclusion that you need to write. I'm not saying कि आपको पूरा का पूरा ये ऐसा ही लिखना है. I'm just saying कि you just need to write the essence of this conclusion, because this conclusion looks very balanced, okay? And you are going to be an administrator, so you need to take decision with balance, okay? आपको balanced decision लेने की ज़रूरत है. So that's why this is the conclusion that you need to be aware about. This is all about space sector and India's speech, India's Prime Minister's speech regarding space technology and global talent hub, right? So अगर आपको हमारा लेक्चर बढ़िया लगा हो, वे ऑफ एक्सप्लेनेशन बढ़िया लगा हो, तो यू कैन लाइक माई लेक्चर. एंड if you are completely new to this platform, then you can subscribe to my channel as well.
as well as share it to most of your belongings and your acquaintances, so that they could also be aware about this platform, this free initiative. They could also get leverage and benefit from this particular free initiative. So share it to most of the people. मिलते हैं फिर नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, चलिए।